नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे तो लास्ट में हमें एटम मिलेगा। एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी स्टडीज की, उन्होंने देखा कि एटम को भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और एटम को ब्रेक करने पर जो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, ई गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्यूब में से एक गैस को पास किया। वो गैस क्या थी? लो प्रेशर पे। और जब उन्होंने गैस को पास किया तो उन्होंने देखा कि उस गैस में से कुछ रेज निकल रही हैं और वो उस रेज की वजह से ये ट्यूब का एक हिस्सा थोड़ा चमकने लगा था और उसी उन जो रेज निकली थी उन्हीं रेज को गोल्डस्टीन ने नाम दिया कैनाल रेज। तो कैनाल रेज क्या थी? कैनाल रेज जो है वो होती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को आगे नाम दिया गया प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स को हम लिख सकते हैं P और उसके ऊपर प्लस का सिंबल ये शो करता है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैनाल रेज की डेफिनेशन क्या हुई? कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास्ड थ्रू ए लो प्रेशर गैस। कि जब हम किसी भी लो प्रेशर गैस पे हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो उससे जो रेज निकलेंगी उनको हम बोलेंगे कैनाल रेज और ये रेज होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये था ई गोल्डस्टीन जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लिखते कैसे हैं? ई से, और उसके ऊपर नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके बाद जे थॉमसन ने अपना स्ट्रक्चर बताया एटम का। उन्होंने क्या कहा कि एक एटम को हम या तो हम क्रिसमस के केक की तरह मान सकते हैं या हम वाटरमेलन की तरह मान सकते हैं, जिसमें जो खाने लायक पार्ट होता है, जो रेड पार्ट होता है, वो तो है सारा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे वाटरमेलन में बीज बिखरे हुए होते हैं ऐसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जे थॉमसन ने वाटरमेलन के रेड पार्ट को पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया और उन बीज को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन्स से, और उनके अकॉर्डिंग जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव चार्ज की। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी इक्वल होगी और इसीलिए जो एटम है ये न्यूट्रल होगा। जे थॉमसन ने तो अपने हिसाब से इस स्ट्रक्चर को सही बताया था, लेकिन ये स्ट्रक्चर आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस पर स्टडी किया तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को गलत बता दिया। उसके बाद आए एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक बिल्कुल पतली गोल्ड फॉइल ली। ये गोल्ड फॉइल है जिसपे उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को हिट किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। हीलियम पे +2 का चार्ज, वो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और इनको उन्होंने बहुत ही फास्टली गोल्ड फॉइल पे हिट किया। तो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे हिट करेंगे तो ये जो रेज हैं
ये अल्फा पार्टिकल से ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी अपने पाथ से थोड़ा इधर उधर हो जाएंगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट जो मिला उन्हें वो बिल्कुल अलग था। और रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला उन्होंने कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए गोल्ड फॉइल से। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो बहुत ही छोटे एंगल से डेविएट हुए, और बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम ऐसी अल्फा पार्टिकल्स थे जो सीधे वापस गए तो सीधे ही आ गए। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये जैसे गई वैसे ही उसी पाथ पे वापस आ गई। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया वो उस रदरफोर्ड के हिसाब से क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने 3 पॉइंट बताए जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। पहला पॉइंट था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल में से सीधे पास हो गए। सेकंड, सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कि कुछ जो है वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। थर्ड, 1 in 12,000 अपीयर टू रिबाउंड, कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ पे जैसा गया था वैसे ही वो वापस आ गया। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे पास हो गए हैं तो इसका मतलब जो एटम की मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है, यानी एटम ज्यादातर खाली है। उसके बाद ही बताया कि सम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कि कुछ ही छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए मतलब अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा, और क्योंकि वो थोड़े से ही एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह में इकट्ठा है। तो ये उसका सेकंड कंक्लूजन था। थर्ड कंक्लूजन उन्होंने बताया कि जो भी पॉजिटिव चार्ज और एटम का जितना भी मास था वो सारा का सारा एटम के अंदर ही एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। यानी जो 12,000 में से जो एक अल्फा पार्टिकल वापस आया था वो उसी मास से टकराया था और इसीलिए वो वापस आया। और इस पॉइंट के बेसिस पे, इन कंक्लूजन्स के बेसिस पे ही रदरफोर्ड ने क्या की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उन्होंने क्या कहा कि जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज और एटम का मास इकट्ठा है उस स्पेस को ही उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। और उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो साइज छोटा हो गया तो न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो भी एटम की रेडियस से बहुत 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 छोटी होगी। ये रदरफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर बताया एटम का, लेकिन उनके स्ट्रक्चर की भी कुछ ड्रॉबैक्स थी। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा था कि जो एटम का सारा मास है वो न्यूक्लियस में है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो जब इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे तो क्या होगा, वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जैसे जैसे उनकी एनर्जी कम हुई वो धीरे धीरे अपने पाथ से दूसरी जगह आके घूमते हुए लास्ट में न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर गए तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। और एटम अनस्टेबल हो गया तो फिर तो इसका मतलब तो ये स्ट्रक्चर उन्होंने गलत बताया। तो इस स्ट्रक्चर की जो कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए आए
नील्स बोहर। नील्स बोहर आए। नील्स बोहर ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने एक स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, नहीं। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है और उस एनर्जी के हिसाब से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अलग अलग पाथ होते हैं और वो उस पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं और ना ही वो एनर्जी लूज करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इन विच दे डू नॉट लूज एनर्जी। की इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया उन्होंने, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को ही हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं कि एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो एनर्जी भी लूज नहीं करते। इसके बाद उन्होंने नाम दिया इन ऑर्बिट्स को, जैसे पहले वाले को नाम दिया के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो के लिए ये फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद, तो के लिए वैल्यू हो गई 1, एल की हो 2, एम की हो गई 3, एन की हो गई 4। इस तरीके से उन्होंने इन शेल्स को नाम दिया। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो गई। उसके बाद आए जे चैडविक। उन्होंने भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की और उसका नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल था जिसपे कोई चार्ज नहीं था और वो न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता था प्रोटॉन के साथ, क्योंकि प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में है। और एक चीज और कि जो न्यूट्रॉन का मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर था। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितना भी मास प्रोटॉन का होगा वही मास न्यूट्रॉन का होगा और न्यूट्रॉन को हम लिख सकते हैं n से। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास 2000 गुना छोटा होता है। तो इस हिसाब से एटम का मास क्या हो गया, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिट्स नील्स बोहर ने बताए थे, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए नील्स बोहर ने कुछ रूल बताए थे। सबसे पहला रूल उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, कि किसी भी ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, 2n²। यहाँ पे n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। जैसे जैसे हम n की वैल्यू निकालते रखते जाएंगे इसमें, वैसे ही हमें इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे k के लिए n की वैल्यू है 1, तो k में हमने n की वैल्यू 1 रखी तो k के इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें 2, l के मिले 8, m की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिले हमें 18 इलेक्ट्रॉन। n के लिए n की वैल्यू है 4 तो हमें मिले 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से मतलब k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, l में 8, m में 18 और n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सेकंड उन्होंने बताया कि शेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर, कि जो शेल्स हैं, जो KLMN जो शेल्स हैं, इनको एक स्टेप वाइज तरीके से भरा जाता है। जो शेल अंदर होगी, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगी, पहले वो भरी जाएगी, उसके बाद बाहर वाली शेल्स भरी जाएंगी। थर्ड उन्होंने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, कि जो भी सबसे बाहरी ऑर्बिट होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
कि किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बोरॉन है, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 3, तो ये हमने उसका बनाया स्ट्रक्चर। क्या हुआ, 2 एटम तो है अंदर और 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो बाहर वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3। ऐसे ही फ्लोरीन के देखते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 और 7, तो उसके बाहर वाली शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7। अब ये थी बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। देखिए, जब कोई भी 2 एटम मिलते हैं तो सबसे पहली बात, आखिर वो मिलते क्यों हैं? या तो वो अनस्टेबल है और उन्हें अपनी स्टेबल फॉर्म में आना है, तो इसलिए वो मिलते हैं। अब वो स्टेबल बनेंगे कैसे? भाई उनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे क्या? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। तो वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कि किसी भी एटम को अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं या लूज करने पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे बोरॉन का आपने देखा था 2 और 3, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर और 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर है इन्हीं को तो वो लूज कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी हो गई 3। फ्लोरीन की देखिए, फ्लोरीन की 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर क्या अच्छा है वो 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन वो ले ले, ये ज्यादा अच्छा है, तो उसकी वैलेंसी है 1। तो ये थी बात वैलेंसी की। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, जितने प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, तो Z किसके इक्वल हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो मास नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब किसी भी एलिमेंट को हम लिखेंगे कैसे? ये उसके लिखने का तरीका क्या है? तो उसके लिखने का तरीका है ये, बीच में आप लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो भी उस एलिमेंट का सिंबल है, उसके लेफ्ट साइड में ऊपर आप लिखेंगे उसका मास नंबर और नीचे लिखेंगे आप उसका एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन का सिंबल है N, उसका एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14, तो ये हो गई उसकी रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही ऑक्सीजन का सिंबल है O, एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16, तो ये हो गया ऑक्सीजन को लिखने का तरीका। अब बात करते हैं हम आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? Atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes। कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, उनको हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मतलब दोनों में प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। मास नंबर अलग कैसे होगा? जब दोनों में न्यूट्रॉन्स अलग होंगे,
तो आइसोटॉप्स क्या होंगे? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, और वो भी किसके? सेम एलिमेंट के। अब उसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं। एक पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। ऐसे ही कार्बन के भी 2 आइसोटॉप मिलते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप मिलते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि जब हमें कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा तो हम क्लोरीन का कौन सा मास लें या कार्बन का कौन सा मास लें, 35 वाला ले या 37 वाला ले। तो इसका निकालने का एक तरीका है, वो क्या है? हम इनका निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो 35 वाला आइसोटॉप है ये हमारी अर्थ पे मिलता है 75%, 37 वाला आइसोटॉप मिलता है हमारी अर्थ पे 25%। तो इसको निकालने का एक तरीका है, वो क्या है? ये 35, ये 35 वाला है 35, ये कितना मिलता है? 75% प्लस 37, ये 37 जो मास है ये कितना मिलता है हमें? 25%। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से आया हमें 105/4 प्लस 37/4 इक्वल्स टू 142/4, और वो निकल के आया हमारे पास 35.5 U। यानी क्लोरीन का एवरेज मास है 35.5 U। तो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और आपको क्लोरीन का मास दिया नहीं होगा तो आपको 35.5 U लेकर ही उसे सोल्व करना होगा। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स के यूजेस की। आइसोटॉप्स की क्या यूजेस है? आइसोटॉप्स का यूजेस है, फर्स्ट यूज है उसका, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कि यूरेनियम का आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। सेकंड है आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का आइसोटॉप कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। थर्ड है आयोडीन का जो आइसोटॉप है वो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं हम आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो होते हैं आइसोबार्स। जैसे कैल्शियम और आर्गन, इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है। कैल्शियम का है 20, आर्गन का है 18, लेकिन दोनों की मास नंबर सेम है 40। ऐसे ही सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का है 12, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है 24। तो ये था आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो।